अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका टाइटल है कि बार टू फ्रेश सूट। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 कब प्रोहिबिट करता है फ्रेश सूट फाइलिंग को। रेलिवेंट प्रोविजन सेक्शन 12, सेक्शन 47, सेक्शन 144 सेक्शन 144 सब क्लॉज 2, ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 21 रूल 103 एंड ऑर्डर 22 रूल 9। सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 कहता है कि जब प्लेंटिफ इज़ प्रिक्लूडेड बाय रूल्स, जो रूल्स हैं सीपीसी के, जो ऑर्डर्स हैं या सेक्शंस हैं, जब कोई लॉ और जब कोई डिक्री पास होती है और डिक्री में सेटल्ड प्रिंसिपल के थ्रू प्लेंटिफ को प्रिक्लूड कर दिया जाता है, प्रोहिबिट कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है कि वो इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, तो ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड, वो इंटाइटल्ड नहीं होगा टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, कि वो उस पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन पे कोई सूट अलग से फाइल करे इन एनी कोड टू विच दिस कोड अप्लाई, किसी और अदालत में भी जिस पर ये कोड अप्लाई होता है। 12(2) कहता है कि अगर एक पर्सन चैलेंज करना चाहता है वैलिडिटी ऑफ किसी जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर को पास्ड फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ लॉ, किस ग्राउंड पे उसके पास ग्राउंड्स हैं चैलेंज करने के लिए? मिसरिप्रेजेंटेशन का, फ्रॉड का या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन का। तो ही शैल सीक रेमेडी, वो रेमेडी सीक कर सकता है बाय मेकिंग एप्लीकेशन, क्या करके? एप्लीकेशन दे के, टू द कोर्ट विच पास्ड दैट फाइनल डिग्री और ऑर्डर और जजमेंट, उस कोर्ट में वो एप्लीकेशन देगा जिसने वो फाइनल डिग्री, ऑर्डर या जजमेंट पास किया है, एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट, और वो कोई नया दावा दायर नहीं करेगा उस कॉज ऑफ एक्शन पे, उसी चीज़ को लेके, उसी ग्राउंड को लेके जो जो जिस पे उसको रूल्स बार करते हैं कि वो अब नया दावा दायर नहीं कर सकता। वो नया दावा दायर नहीं कर सकता लेकिन वो एप्लीकेशन दे सकता है उसी अदालत में मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चंस को लेके। सेक्शन 47 कहता है कि तमाम के तमाम क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज़, जो पार्टीज़ के दरमियान अराइज होते हैं, रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री, एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज या सेटिस्फेक्शन ऑफ डिग्री में, तो शैल बी ट्रीटेड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, उन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही ट्रीट करेगी, उसके लिए आपको कोई सेपरेट सूट दायर करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमारे पास ये थी कि जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट्स को देख सकती है जो पार्टीज़ के दरमियान तब हुए जब डिग्री पास हो चुकी थी। डिग्री पास होने के बाद पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ किसी चीज़ को लेन देन को लेकर, उन्होंने कहा कि तुम ये मेरा प्लॉट रख लो और इसके बदले जो डिग्री में इतनी अमाउंट मेरे खिलाफ डिग्री हुई है उसमें से इतनी अमाउंट डिडक्ट कर लो, जितने का प्लॉट है बाकी की अमाउंट मैं पे कर दूंगा। ऐसा कोई एग्रीमेंट अगर पार्टीज़ के दरमियान हुआ है तो उन एग्रीमेंट्स को एग्जीक्यूटिंग कोर्ट आपकी देखेगी, उसके लिए आपको सेपरेट सूट दायर करने की ज़रूरत नहीं है। ये था आपका सेक्शन 47। सेक्शन 47 का असल मकसद ये भी है कि स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन कोर्ट को ये डिफाइन करता है। वैसे तो स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन कोर्ट की जब हम बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिंग डिग्री, जो कोर्ट डिग्री को एग्जीक्यूट कर रही होती है, उसका स्कोप क्या होता है? उसका स्कोप सिर्फ इतना होता है टू द एक्सटेंट दैट इट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिग्री, कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिग्री के बाहर नहीं जा सकती। जो डिग्री हुई है, जितनी डिग्री हुई है वो उसके अंदर ही रहती है। लेकिन जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की बात आती है कि डिग्री को इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है और एग्जीक्यूट कैसे करवाना है, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास इख्तियारात आ जाते हैं कि अगर पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ है तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट उस एग्रीमेंट को देख सकती है और उस एग्रीमेंट की अकॉर्डिंगली उसको लीगली देख के उसके मुताबिक फ़ैसला करेगी। पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट डिग्री हो जाने के बाद हुआ है तो उसको कोर्ट देख सकती है। अच्छा, सेक्शन 144 क्या है? सेक्शन 144 अगेन बार करता है फ्रेश सूट में। वो कहता है कि नो सेपरेट सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, कोई अलग से सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ रेस्टिट्यूशन और अदर रिलीफ विच कुड बी ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेशन इन सच अ सूट सिचुएशन व्हेन डिग्री इज़ रिवर्स्ड और वैलिड। सेक्शन 144 की वर्डिंग बड़ी क्लियर है कि जहाँ पे आपके ख़िलाफ़ कोई सूट दायर हुआ और उस सूट या डिग्री को लेके आपने चैलेंज किया, अपील में चले गए, अपील में आपकी डिग्री रिवर्स्ड हो गई या वैलिड होगी, उसका डिसीजन चेंज हो गया, रिवर्स्ड हो गई, तो फिर आप उस डिसीजन चेंज को या रिवर्स्ड को लेके कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ के लिए जब नीचे की कोर्ट में वापस आते हैं तो आप एप्लीकेशन देंगे। जहाँ पे डिग्री रिवर्स या वैलिड हुई थी, जिस कोर्ट ने फाइनल वो डिग्री पास की थी, उसी कोर्ट में आप एप्लीकेशन देंगे फॉर द रिवर्सल या वैलिड ऑर्डर्स के लिए कि उसमें कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ आपको क्या मिल सकता है। सच एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन और रिलीफ शैल लाई टू द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, ऐसी एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन या रिलीफ किस कोर्ट में जाएगी? सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में, जिस कोर्ट में आपका दावा दायर हुआ था। एंड द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर, एनी ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है इंक्लूडिंग ऑर्डर्स फॉर द रिफंड ऑफ कॉस्ट्स, कि आपको कॉस्ट वापस की जाएं, पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, डैमेजेस, कंपनसेशन ऑफ मैन से प्रॉफिट या कोई और एनी अदर रेलिवेंट रिलीफ जो है वो कोर्ट आपको दे सकती है जो कॉन्सिक्वेंशियल और
होगा ऑन सच वेरिएशन या रिवर्सल ऑफ डिग्री, डिग्री रिवर्स होने पे या ऐसी वेरिएशन आने पे। फॉर एग्जांपल कोर्ट आपको क्या रिलीफ दे सकती है, अगर आपके अगेंस्ट डिसीजन हुआ था और डिसीजन को लेके आप अपील में गए, अपील में डिसीजन आपके फेवर में हो गया, तो नीचे की कोर्ट में आपने जितना दावा दायर की रखा, जो आपकी वकील की फ़ीस थी, जितनी आपकी उसके ऊपर डैमेजेस या जितनी कॉस्ट आई, जो भी हुआ वो आप दूसरी पार्टी को कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि वो पार्टी जो है वो पे बैक करेगी आपके लॉयर की फ़ीस और ईच एंड एवरी सच प्रॉफिट्स। अगर प्रॉपर्टी का कोई मैटर था तो कोई मैन से प्रॉफिट्स अटैच थे उसके साथ, वो प्रॉफिट्स आपको दे सकती है कोर्ट। इसी तरह के बाकी जितने इंटरेस्ट हैं, पेमेंट्स से रेलिवेंट या डैमेजेस हैं, वो कोर्ट आपको दे सकती है। कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक एप्लीकेशन देंगे फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में, आपके खिलाफ एक दावा डिग्री हुआ, उस डिग्री को आपने चैलेंज किया, चैलेंज पे वो डिग्री आपके दोबारा से आपके हक में डिसाइड होगी। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में जाएंगे जहाँ पे पहले दावा दायर किया था जो आपके खिलाफ हुआ था, उसमें जाके एप्लीकेशन देंगे कि ये मेरे रिलीफ या मेरे जो डिग्री वैलिड हुई है, तो जो मेरे रेस्टिट्यूशन आप क्लेम करेंगे उसी कोर्ट से, और कोर्ट आपके फेवर में वो डिसाइड कर देगी। सेक्शन 144। सेक्शन ऑर्डर 2 रूल 2 पे आ जाते हैं। ऑर्डर 2 रूल 2 क्या कहता है कि जहाँ पे प्लेंटिफ ओमिट करता है टू सू और इंटेंशनली रिलिंग्विश्ड एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, जहाँ पे प्लेंटिफ खुद ओमिट करता है या फिर इंटेंशनली छोड़ देता है उसके क्लेम का कोई पोर्शन, तो ही शेल नॉट आफ्टरवर्ड, शेल का वर्ड यूज़ हुआ है, जहाँ पे शेल का वर्ड सीपीसी में यूज़ होता है तो इट इज़ मैंडेटरी ऑब्लिगेटरी। ही शेल नॉट आफ्टरवर्ड सू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पोर्शन ऑफ हिज क्लेम सो ओमिटेड और रिलिंक्विश्ड। तो अपने उस पोर्शन ऑफ क्लेम की हद तक जो उसने खुद छोड़ दिया था इंटेंशनली या उससे रह गया था, उसकी हद तक वो दोबारा से दावा दायर नहीं कर सकता। ऑर्डर 9 रूल 9 इज़ अबाउट कि जहाँ पे एक सूट या फिर एनी पार्ट ऑफ सूट इज़ डिसमिस्ड हुआ है, सूट डिसमिस या उसका कोई पोर्शन डिसमिस हो गया है, क्यों? ड्यू टू द नॉन अपीयरेंस ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ की नॉन अपीयरेंस पे अदालत में दावा दायर हुआ, अदालत ने बार बार प्लेंटिफ को कॉल किया लेकिन प्लेंटिफ गिवन टाइम और डेट पे पहुंचा नहीं और प्लेंटिफ का दावा डिसमिस हो गया, तो प्लेंटिफ को बार करती है कोर्ट, रूल्स बार करते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन, कि उसी कॉज ऑफ एक्शन पे वो फ्रेश सूट दायर नहीं कर सकता। अलबत्ता उसके पास रेमेडी अवेलेबल ये होती है ऐसी सिचुएशंस में कि वो अप्लाई करता है सेटिंग असाइड ऑफ डिसमिसल ऑर्डर्स को, जो उसके डिसमिसल ऑर्डर्स हुए उसकी नॉन अपेयरेंस की वजह से इन द कोर्ट में वो अपेयर नहीं हुआ, उसके डिसमिसल ऑर्डर हुए, उनको वो चैलेंज कर सकता है, उनको सेट असाइड करवाने के लिए एप्लीकेशन देगा कोर्ट में, और सेट असाइड की एप्लीकेशन में वो सफिशिएंट कॉज सफिशिएंट रीज़न देगा, कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा वो क्यों अपेयर नहीं हो सका। अदालत की बार बार हेयरिंग पे, दावा दायर करने के बाद अदालत की बार बार हेयरिंग पे प्लेंटिफ ही क्यों अपेयर नहीं हो सकता, कोर्ट को सेटिस्फाई करता है तो कोर्ट उसको अलाउ कर देगी, इसके डिसमिसल को कोर्ट सेट असाइड कर देगी और दोबारा से दावे को पैरवी शुरू कर दी जाएगी, उसको अलाउ कर दी जाएगी कि दावे की पैरवी करे। अदरवाइज़ वो बार है कि वो अलग से सूट फाइल नहीं करेगा दोबारा से इसी दावे को लेके जिस दावे पे वो खुद अपेयर नहीं हुआ। उसके पास रेमेडी है एप्लीकेशन की, कि एप्लीकेशन देगा सेट असाइड ऑफ डिसमिसल ऑर्डर्स को। अच्छा, नेक्स्ट इज़ हमारा ऑर्डर 21 रूल 103। ऑर्डर 21 रूल 103 कहता है कि नो सेपरेट सूट शैल लाई बिटवीन द एप्लीकेंट्स एंड ऑपोजिट पार्टीज़। सेपरेट सूट नहीं दायर करेंगे, दोबारा से सेपरेट सूट लाई नहीं करता बिटवीन एप्लीकेंट और ऑपोजिट पार्टीज़ में, जो कि एप्लीकेंट और ऑपोजिट पार्टीज़ मेंशन है ऑर्डर 21 रूल 97 और ऑर्डर 21 रूल 100 में। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइटल राइट और इंटरेस्ट इन और पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइटल राइट या इंटरेस्ट या पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके सेक्शन ऑर्डर 21 रूल 97 और ऑर्डर 21 रूल 100 में जो पार्टीज़ मेंशन हैं उन पार्टीज़ के दरमियान किसी भी किस्म का कोई इशू है रिगार्डिंग टाइटल राइट, इंटरेस्ट या पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके लिए आप सेपरेट सूट लाई नहीं करेंगे, बल्कि पार्टीज़ क्या कर सकती हैं, एप्लीकेशन दे सकती हैं कोर्ट में कि वो इन मैटर्स को सॉल्व करे और कोर्ट एडजुडिकेट करेगी अकॉर्डिंगली। मैं आपको बताती हूँ सेक्शन ऑर्डर 21 रूल 97 रूल 100 में कौन कौन सी पार्टीज़ की बात हो रही है। ऑर्डर 21 रूल 97 हमें ये कहता है कि जहाँ पे डिग्री होल्डर जो है पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लेने के लिए जाता है या फिर कोई भी परचेजर ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी एग्जीक्यूशन में सोल्ड हो गई है कोर्ट ऑक्शन के बाद या किसी भी तरह से एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी बेची गई जा चुकी है और वो ख़रीदार जब उसकी पोजेशन लेने के लिए जाता है तो कोई भी पर्सन उसको रोकता है, ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, रुकावटें हायल करता है उसके रास्ते में ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी पे, तो वो बंदा क्या कर सकता है, सेपरेट सूट कोर्ट में आके दायर नहीं करेगा कि अब मुझे प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं मिल रही। वो उसी कोर्ट में जिसने ऑर्डर पास किए थे उसी कोर्ट में एप्लीकेशन देगा फॉर द गेटिंग द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, वो अलग से सूट फाइल नहीं करेगा। नंबर 97 ये कहता है। और ऑर्डर जो रूल 100 है ऑर्डर 21 का, वो हमें कहता है कि जहाँ पे कोई पर्सन अदर देन द जजमेंट डेटर के अलावा डिस्पोजेस कर दिया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी से,
डिग्री होल्डर की तरफ से, जजमेंट डेटर के अलावा किसी और को डिग्री होल्डर ने, जिसके हक में, डिग्री होल्डर वो पर्सन होता है जिसके हक में फ़ैसला हुआ होता है, और जजमेंट डेटर वो पर्सन है जिसके खिलाफ फैसला हुआ है। तो डिग्री होल्डर ने किसी भी जजमेंट डेटर के अलावा, जिसके खिलाफ फैसला हुआ, इसके अलावा किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से निकाल दिया है, वो प्रॉपर्टी जिसका फैसला उसके अपने हक में हुआ है, तो वो पर्सन जिसको निकाला गया है उस जगह से, वो पर्सन क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकता है। अगर किसी टाइटल या राइट या किसी ऐसी चीज़ से रेलिवेंट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देगा और कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को डिसाइड करेगी, सेपरेट सूट वो फाइल नहीं करेगा, वो एप्लीकेशन दे सकता है। कोर्ट टाइम फिक्स करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी मैटर्स को, और कोर्ट टाइम फिक्स करेगी और इन्वेस्टिगेट करेगी मैटर को रिलेटिंग टू द टाइटल राइट या इंटरेस्ट या पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। द नेक्स्ट इज ऑर्डर 22 रूल 9। ऑर्डर 22 रूल 9 कहता है कि नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे फ्रेश सूट नहीं लाया जा सकता। कब? जहाँ पे सूट डिसमिस हुआ हो ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ प्लेंटिफ की वजह से, कि प्लेंटिफ ही इंसॉल्वेंट हो गया जिसने सूट दायर किया, या फिर प्लेंटिफ के जो असाइनीज़ या रिसीवर्स थे वो निगलेक्ट्स किया उन्होंने या रिफ्यूज़ किया कंटिन्यू द सूट, और टू गिव सच सिक्योरिटीज़, या कोर्ट ने किसी मखसूस सिक्योरिटीज़ के ऑर्डर किए प्लेंटिफ के रिसीवर्स को या असाइनीज़ को, और उन्होंने ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया, उन्होंने उन ऑर्डर्स को कंप्लाई ना करते हुए सिक्योरिटीज़ पे नहीं की, तो डिफेंडेंट ने अप्लाई किया डिसमिसल ऑफ सूट पे, और सूट डिसमिस हो गया प्लेंटिफ की इंसॉल्वेंसी की वजह से। तो ऐसा सूट जो इंसॉल्वेंसी की वजह से प्लेंटिफ की डिसाइड हुआ हुआ है, डिसमिस हुआ हुआ है, वो प्लेंटिफ भी दोबारा से फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता। अलबत्ता उसके पास भी रेमेडी एप्लीकेशन किया है अगेन कि वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे, कोर्ट को सेटिस्फाई करे, प्लेंटिफ खुद या उसके कोई असाइनीज़ हैं या रिसीवर्स हैं, कि क्यों वो कोर्ट के ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं कर सके, टाइम पे सिक्योरिटीज़ जमा नहीं करा सके, या फिर क्या रीज़न्स थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से वो अपने सूट को नहीं चला सके आगे। और जब वो कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं तो कोर्ट उनको अलाउ कर देती है, लेकिन यहाँ पे वो अलग से दावा दायर नहीं करते कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो एप्लीकेशन देंगे उस कोर्ट में जिस कोर्ट ने उनका सूट डिसमिस किया है और अब उनको बार किया है कि वो फर्दर फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। तो ये थी हमारे रेलेवेंट प्रोविजंस सेक्शन 12, 47, 144, 2 ऑर्डर रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 21 रूल 103, ऑर्डर 22 रूल 9, जो कि बार करती हैं प्लेंटिफ को या डिफेंडेंट को या किसी भी पार्टी को कि वो फ्रेश सूट दायर नहीं कर सकते। किन सिचुएशंस में नहीं कर सकते, वो सिचुएशंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, और फर्दर लेक्चर्स के लिए stay tuned with this channel, subscribe this channel if you like the lectures, and wait for next lecture. Thank you.